ओके तो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं द चैप्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इससे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड हम वो अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन की, एपिडेमियोलॉजी के यूजेस की और एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथ टब से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा तो डेफिनेशन की एपिडेमियोलॉजी होता क्या है? सो इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें कि स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स की ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, और स्टडी है और फिर हम एप्लीकेशन करते हैं स्टडी की टू द कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इट इज़ स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स और स्टेट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम 3D से याद रखते हैं। जब हम किसी भी डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी डिस्कस करते हैं तो हमने उसके रिलेटेड डिजीज़ रिलेटेड 3 चीज़ों को डिस्कस करना होता है। नंबर 1 इस डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी है इस पॉपुलेशन में। इट इंक्लूड्स द मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़, कि कितनी अकरेंस है डिजीज़ की, उसकी वजह से जो डिसेबिलिटी या डेथ हो रही है उसकी मेजरमेंट करनी है, और फिर हमें समराइज़ करना है इस इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ रेट्स एंड रेशो। हम आगे मोर्टेलिटी रेट्स, मोर्टेलिटी रेशोज़ या डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी मोबिलिटी वो करेंगे, तो तब आपको इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो डिजीज़ फ्रिक्वेंसी में हम मेजरमेंट करते हैं डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी की, उससे रिलेटेड डिसेबिलिटी की, डेथ की, और फिर समराइज़ करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ रेट्स एंड रेशोज़। ठीक है, सेकेंडली जो सेकंड डी है दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़। तो जो डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है एक पॉपुलेशन में बाय टाइम, बाय प्लेस, बाय पर्सन, कि किस टाइम पे डिजीज़ ज़्यादा हो रही है, समर में, विंटर्स में, किस जगह पे डिजीज़ ज़्यादा है और किस तरह के लोगों में डिजीज़ ज़्यादा है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। थर्ड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। जब हम डिटर्मिनेंट्स किसी भी डिजीज़ की स्टडी करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो हमने प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स को देखना होता है और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स को देखना होता है। प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स में मोस्टली जो डिजीज़ का एजेंट है वो आ जाता है, और सेकेंडरी डिटर्मिनेंट से मोस्टली होस्ट फैक्टर्स आते हैं या एनवायरमेंट फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो यही बातें हैं, यही कंपोनेंट्स हैं एपिडेमियोलॉजी के। नंबर 1 इज़ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, नंबर 3 इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। ठीक है, देन हमने बात करनी है कि ये जो हम एपिडेमियोलॉजी डिटर्मिन कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो उसके 7 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, और अब हम इन यूजेस को देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आएगी कि बहुत ही वेग से यूजेस हैं, और उनको अगर आप बस डेफिनेशन का रट्टा मार लें तो आप अंदर पास से लिख सकते हैं। और उन्होंने एक ही पॉइंट को बार बार डिफरेंट पॉइंट्स बनाकर एक्सप्लेन किया हुआ है। So the first is to study the history of disease, second is community diagnosis, third is planning and evaluation, fourth is evaluation of individual risks and chances, फिफ्थ इज सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, सिक्स इज कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, और पहले लिखा हुआ था टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, तो एक ही पॉइंट को बार बार रिवाइज किया हुआ है। देन सर्चिंग द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, ऊपर लिखा हुआ है एवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस, नीचे लिखा हुआ है सर्चिंग फॉर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो एक ही पॉइंट को उन्होंने बार बार रिवाइज किया हुआ है, बट इनको हम अलग अलग लिखेंगे ताकि हमारे ज़्यादा पॉइंट्स बन जाएँ। तो जो पॉइंट 1 उसमें ये है टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। कहा जाता है कि हेल्थ एंड डिजीज़ पैटर्न इन कम्युनिटी इज़ नेवर कांस्टेंट। हो सकता है पहले ज़्यादा उस डिजीज़ के केसेस आते हैं और अब कम आना शुरू हो गए हों ड्यू टू एनी इंटरवेंशन। सो देयर आर फ्लक्चुएशंस बोथ ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। एपिडेमियोलॉजी प्रोवाइड्स अ मीन्स टू स्टडी दीज ट्रेंड्स, कि अब ट्रेंड क्या चल रहा है किसी भी डिजीज़ का, टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। By a study of these trends, we can make useful projections into the future and identify emerging health problems, कि ये डिजीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगी फ्यूचर में या नहीं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री ऑफ डिजीज को स्टडी करते हैं, और कहा जाता है कि हेल्थ एंड डिजीज पैटर्न इन कम्युनिटी आर नेवर कांस्टेंट, देयर आर फ्लक्चुएशंस बोथ ओवर लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। एपिडेमियोलॉजी प्रोवाइड्स अ मीन्स टू स्टडी दीज ट्रेंड्स। बाय स्टडी ऑफ दीज ट्रेंड्स वी कैन मेक यूजफुल प्रोजेक्शंस इनटू द फ्यूचर एंड आइडेंटिफाई द इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट इज कम्युनिटी डायग्नोसिस। It refers to the identification and quantification of health problems in a community in terms of mortality and morbidity rates and ratios. ठीक है, ये किसी भी डिजीज़ की क्वांटिफिकेशन करती है इन कम्युनिटी। बाय क्वांटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स वी lay down priorities in disease control and prevention. Quantification of health problems can also be source of new knowledge about the disease. ठीक है, तो हम कम्युनिटी डायग्नोसिस के लिए, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के लिए एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी इसको यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी रेट्स एंड रेशोज़। और इससे रिलेटेड हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस डिजीज़ रिलेटेड हमें ज़्यादा कंट्रोल करने की या प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है, और हमें फिर न्यू नॉलेज मिल जाता है। थर्ड इज़ प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। So planning is essential for a rational allocation of the limited resources. Definitely, being a developing country, we don't have unlimited
रिसोर्सेज, तो हमने फिर प्लानिंग करनी होती है कि किस डिजीज़ को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तब मैं वहाँ पे, ताकि हम उस लेवल पे ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें। एपिडेमियोलॉजिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ओवर टाइम एंड प्लेस प्रोवाइड्स द फंडामेंटल बेसिस फॉर प्लानिंग एंड डेवलपिंग द नीडेड हेल्थ सर्विसेज एंड फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ दीज सर्विसेज ऑन द पीपल्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये तो होगी बात प्लानिंग की कि किससे हमने एलोकेशन करनी है अपने रिसोर्सेज की। सेकंड चीज़ आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एनी measure taken to control or prevent a disease must be followed by an evaluation to find whether the measures undertaken are effective in reducing the frequency of the disease or not। ठीक है, तो आई थिंक प्लानिंग और इवैल्यूएशन तो इतना मुश्किल बात नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। Fourth is evaluation of individuals' risks and chances. So one of the important task of epidemiologists is to make a statement about the degree of risk in a population. Like risk assessment की जाए एक स्मोकर की और नॉन स्मोकर्स की for selected causes of death like कैंसर या chronic heart disease या coronary heart disease या कैंसर से रिलेटेड जो रिस्क है एक नॉन स्मोकर में कितने हैं और स्मोकर में कितने हैं उसकी वैल्यूएशन की जाए। तो इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस की भी वैल्यूएशन करना एक एपिडेमियोलॉजी का काम है। Fifth is syndrome identification. So medical syndromes are identified by observing the frequently associated findings in individual patients. Like epidemiological studies can be used to define and refine syndromes. कि हम डिफरेंट पेशेंट्स आ रहे हैं, हम उनमें जो फाइंडिंग्स मिल रही हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं कि किन पेशेंट्स में हमें दो सिमिलर फाइंडिंग्स मिल रही है। मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल दी गई पैटर्सन कैली सिंड्रोम की, जिसको हम प्लमर विंसन सिंड्रोम भी कहते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि उन पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है, डिस्फेजिया भी होता है, क्योंकि उसमें एसोफेजियल वेब्स बने होते हैं। और तो इन पेशेंट्स में ये देखा गया कि हमने मल्टीपल पेशेंट्स में ये दोनों कंप्लेंट्स इकट्ठी देखी हैं, तो तभी हमने इसको एक सिंड्रोम कह दिया कि ये पैटर्सन कैली सिंड्रोम है या प्लमर विंसन सिंड्रोम है। बट वन द एसोसिएशन वॉज टेस्टेड बाय एपिडेमियोलॉजिकल मेथड इट वॉज नॉट फाउंड। मतलब कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से डिस्फेजिया नहीं था उस पेशेंट में, डिस्फेजिया था एसोफेजियल वेब्स की वजह से, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बने थे। तो सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ का एक पार्ट होता है। सिक्स्थ इज कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैव यील्डेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन रिस्क फैक्टर्स इन रिलेशन टू क्रोनिक डिजीजेज, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ है। अब ये क्रोनिक डिजीज़ है, अब इससे रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ को यूज़ करके स्टडी करते हैं कि इन पेशेंट्स ने पहले ये लाइफस्टाइल हैबिट्स अपनाई, इनमें ये ओबेसिटी थी या फैमिली हिस्ट्री थी डिजीज़ की, तो उस तरह से हमने फिर देखा कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं डिजीज़ के। सेवंथ इज सर्चिंग फॉर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। एपिडेमियोलॉजिस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ अ डिजीज़ बाय एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। और फिर हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखी हुई एपिडेमियोलॉजिस्ट की इन दिस रिगार्ड के वी सॉ दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप between rubella infection and the congenital defects, and rubella infection is the cause of congenital defects in mothers। मतलब मदर्स में जो रुबेला था उसकी वजह से बच्चों में कॉन्जेनिटल डिफेक्ट आए। देन थैलिडोमाइड इज़ अ टेराटोजेनिक एजेंट। थर्ड, सिगरेट स्मोकिंग इज अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। फोर्थ, एक्सपोजर ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज टू ऑक्सीजन इज अ कॉज ऑफ रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। तो ये सब हमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ और एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चला कि ये सब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। ठीक है, तो हमने यूजेस क्या किए हैं एपिडेमियोलॉजी के। नंबर वन इज़ टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, ठीक है, जिस वजह से हम फिर यूजफुल प्रोजेक्शन बना सकते हैं इन द फ्यूचर। सेकेंड इज कम्युनिटी डायग्नोसिस, ताकि हम क्वान्टिफिकेशन कर सकें इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी रेट्स एंड रेशोज। थर्ड इज प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, जो कि मुझे एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत नहीं है। फोर्थ इज इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस बेस्ड ऑन के वो उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी हैबिट्स क्या है। फिफ्थ इज सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, जो कि अगेन आपको समझ आ ही गई है। सिक्स इज कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट्स और बेस्ड ऑन देयर फैमिली हिस्ट्री। सेवन इज सर्चिंग एंड फॉर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें मैंने आपको रुबेला की बात की है, थैलिडोमाइड की बात की है, सिगरेट स्मोकिंग की बात की है, और साथ में एक्सपोजर प्रीमेच्योर बेबीज टू ऑक्सीजन की बात की है। अच्छा, देन हमने एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, दैट इज़ एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथटब। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये बेसिकली ना किसी भी डिजीज़ की प्रेवलेंस और इंसिडेंस को कंपेयर करने के लिए एक हमने कॉन्सेप्ट जनरेट किया हुआ है, जिसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथटब। The relationship between incidence and prevalence and mortality of any disease can be visualized with the aid of epidemiologist bathtub। ठीक है, तो इसमें हम कंपेयर कर रहे थे इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस एंड मोर्टेलिटी इन डिजीज़। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है थ्रू द फॉसेट इनटू द बाथटब, वो एनालगस है टू इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़। इंसिडेंस हम कहते हैं अराइवल ऑफ न्यू केसेज ऑफ द डिजीज़ इन अ कम्युनिटी। तो जो इसमें फॉसेट है, जो न्यू अराइवल है वाटर का इन दिस बाथटब, वो एनालगस है टू द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ या arrival of new cases of the disease। Second, जो level of water है in the tub represents the prevalence or number of cases of any disease existing at any point in time। ठीक है,
जो पानी का लेवल है इस पर वो एनालोगस है टू द प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज़ के एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके कितने केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उस डिजीज़ के इन द कम्युनिटी। थर्ड है द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ड्रेन रिप्रेजेंट्स मोर्टेलिटी, कि उस डिजीज़ की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, उसकी मोर्टेलिटी कितनी है, वो ड्रेन ऑफ वाटर से पता चल रहा है। फोर्थ इज एवापोरेशन ऑफ वाटर रिप्रेजेंट्स आइदर द क्योर, कि या तो पेशेंट ठीक हो गए हैं ड्यू टू एनी क्योर, या नेचुरल प्रोग्रेशन ही हो गया रिकवरी के, मतलब कि उन्होंने हमने कुछ किया नहीं है बट खुद ही उसका नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ है, बॉडी के इम्यून सिस्टम ने काम किया और पेशेंट रिकवर कर गया है, वो इवेपोरेशन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथ टब का। ये आप कौन से कि प्रेवलेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, इंसिडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, रिकवरी का कॉन्सेप्ट है, मोर्टेलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, हम उसको मतलब एनालॉगस रखते हैं टू अ बाथ टब। तो यही इंपॉर्टेंट बातें थी एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज।